नमस्कार साथियों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नगर पालिका एक्ट 2009 के बारे में। इससे पहले हम लगभग 10-12 क्लासेस पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से नगर पालिका जो एक्ट है वो अस्तित्व में आया था, किसने इसके ऊपर परमिशन दी थी, कब साइन हुए थे, नाम क्या है, किन-किन क्षेत्रों पे ये लागू होता है, ये हमने लगभग पढ़ी थी भाग 1 के अंदर। उसके बाद हम नगर पालिकाओं के जो परिसीमन है उनसे रिलेटेड, उनका गठन किस हिसाब से होता है, उनके अध्यक्षों का चुनाव किस प्रकार से होता है, उनके खर्चे, उनके व्यय, सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके थे अलग-अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर के, है ना? तो इससे पहले लगभग हम पढ़ चुके थे 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे 5वें अध्याय से। चौथा अध्याय भी काफी छोटा था, तो आप आराम से उसको याद कर लिएगा मेरे हिसाब से। आज हम बात करेंगे अध्याय संख्या 5 से। अध्याय संख्या 5 क्या कहता है? नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, है ना? कौन सा अध्याय का नाम क्या है? नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। सिंपल सा मतलब बात यही है कि नगर पालिका के अंदर होने वाले हर प्रकार के खर्चे के बारे में इसके अंदर बताया जाएगा कि नगर पालिका पैसा कैसे कमाएगी, टैक्स किस हिसाब से देगी और किस किस हिसाब से उनके खर्चों का आंकलन किया जाएगा, अनुदान किस हिसाब से दिया जाएगा, किन किन चीजों पे वो खर्चा कर सकती है, कैसे खर्चा कर सकती है, उनका बजट किस हिसाब से बनेगा, बजट होगा उसको अनुमति कौन देगा, राज्य सरकार कोई अनुदान देगा तो उसका किस प्रकार से यूज किया जा सकता है ना? वो सारी की सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? भाग 5 के अंदर, जिसका नाम क्या है? नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। ठीक है, तो हम धारा 76 से इसको क्या करेंगे? शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग से पहले आपको समझने पड़ेगा वित्त आयोग के बारे में। देखिए क्या चीज है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय पर हमारा जो देश था उसके अंदर सिस्टम क्या चल रहा था कि अलग अलग छोटे छोटे राज्यों से मिलकर हमने क्या बनाया था? एक संगठन बनाया था और इससे हमने क्या नाम दिया था? भारत। क्या नाम दिया था? भारत। अच्छा, इस भारत के अंदर दो प्रकार की सरकार चला करती थी। एक तो थी केंद्र सरकार और एक थी राज्यों के अंदर। प्रत्येक राज्यों के अंदर चलने वाली एक सरकार थी जिसे हम किस नाम से जानते थे? राज्य सरकार। राज्य सरकार। अच्छा, ये दोनों सरकार क्या कर सकती थी? टैक्स लगा सकती थी। क्या कर सकती थी? दोनों सरकार टैक्स लगा सकती थी। जैसे राज्य सरकार है, वो केवल और केवल टैक्स कहाँ लगाएगी? अपने राज्य के अंदर टैक्स लगाएगी। जबकि केंद्र सरकार हर राज्य के अंदर टैक्स लगा सकती थी। वो हर नागरिक पे क्या कर सकती थी? टैक्स लगा सकती थी। आपने जैसे सुना होगा वेट हो गया, ना जीएसटी हो गया, है ना? इस प्रकार से खूब सारे टैक्स थे जो कौन लगाती थी? केंद्र सरकार। और कुछ टैक्स कौन लगाती थी? राज्य सरकार। यहाँ तक की बात समझ में आई? अच्छा, अब जो केंद्र सरकार के पास टैक्स लगाने की पावर थी वो राज्य सरकार के मुकाबले ज्यादा थी। तो ज्यादा रेवेन्यू या फिर ज्यादा टैक्स कलेक्शन किनके पास होता था? केंद्र सरकार के पास में। तो संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की गई कि केंद्र सरकार क्या करे? अपने जितने भी टैक्स हैं, जो भी टैक्स उनके पास कलेक्शन हुआ है, उन टैक्स में से वो क्या करे? कुछ हिस्सा अपने पास रखे अपने खर्चे के लिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी देने के लिए, है ना? कोई अगर किसी को पेंशन देनी है तो पेंशन देने के लिए, कोई खर्चे के लिए, एक्स्ट्रा खर्चे के लिए, कोई बजट के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अपने हिसाब से जो उसका खर्चा है, वो खर्चा अपना रखने के बाद में जितना एक्स्ट्रा रुपया बचेगा उसको वो क्या करेगा? राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या कर देगा? राज्यों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बात समझे सिंपल सी क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर केंद्र के पास में 100 रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ है, केंद्र को जरूरत है कितनी? 40 रुपए की। ठीक है, तो केंद्र क्या करेगी? 40 रुपए अपने पास रख लेगी और 60 रुपए किनको दे देगी? राज्यों को दे देगी। किनको दे देगी? राज्यों को दे देगी। यहाँ तक की बात समझी? अच्छा, ये व्यवस्था किसने शुरू की कि कितना पैसा केंद्र के पास रहेगा, कितना पैसा राज्यों को दिया जाएगा? इस चीज का बंटवारा करने के लिए हमने एक विभाग बनाया था जिसे हम बोलते हैं वित्त विभाग। क्या बोलते हैं? वित्त विभाग। समझ आई चीजें? तो वित्त विभाग का काम क्या है? जो भी केंद्र के पास में टैक्स का कलेक्शन हुआ है उसमें से कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र अपने पास रखेगा और कितना प्रतिशत हिस्सा राज्यों को देगा, इसके बारे में बंटवारा करने के लिए हमने कौन सा विभाग बनाया है? वित्त विभाग बनाया है। यहाँ तक बात समझी? अच्छा, एक चीज और, जैसे केंद्र के पास मान लो अब अपन ने देखा 60 रुपए इनको देने हैं। केंद्र सरकार के पास में मान लो बीजेपी की सरकार है, अब वो तो यही चाहेगी ना कि मेरा जहां जहां पर मेरी सरकार है वहां पे ज्यादा पैसा जाए, दूसरी जगह पैसा नहीं जाए।
समझ रहे हो इस बात को? इसके साथ-साथ में क्या ऐसा हो सकता है कि या तो इनकी सिंपल सा ये कानून बना दें हम कि जो 60 रुपए हैं उनको हम क्या करें, जितने भी राज्य हैं उनके अंदर इक्वली डिवाइड कर दें, है ना? इक्वल इक्वल अपन क्या करते हैं अमाउंट के सबको दे दें। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक राजस्थान जैसा बड़े भू-भाग वाला राज्य है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है उनकी, और एक गोवा जैसा राज्य है, सिक्किम जैसा राज्य है। तो उस समय पे उनके साथ में बराबर पैसा तो बाँट नहीं सकते। इसलिए क्या किया गया था, साथ में एक चीज़ को ये भी समस्या को सुलझाने के लिए कि अगर मान लो ऊपर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो वो चाहेगी कि जिन-जिन राज्यों के अंदर हमारी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे मैं ज़्यादा पैसा दे दूँ, है ना? इस पार्शियलिटी को खत्म करने के लिए या ये जो बराबर-बराबर पैसा दे रहे हैं, इस समस्या का निपटारा करने के लिए भी किसका गठन किया गया था? वित्त विभाग का। अब वित्त विभाग क्या करता है, हर 5 सालों में आकर के अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसके अंदर बाकायदा वो बताता है कि हमें केंद्र सरकार कितना पैसा अपने पास रखेगी, कितना पैसा राज्यों को देगी, और राज्यों में भी वो ये बताती है कि राजस्थान को कितना प्रतिशत, जैसे मान लीजिए 60 है ना, 60 रुपए देने, इस 60% को क्या मानती है वो, फिर 100% अमाउंट मान लेती है। फिर वो बताती है कि राजस्थान को 12% दिया जाएगा, एमपी को 13% दिया जाएगा, इनको 5% दिया जाएगा, इनको 0.75% दिया जाएगा। इस प्रकार से रुपयों का क्या किया जाता है, टैक्स का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, विकास हो सके, विकास के कार्यक्रम निभाए जा सके। यहाँ तक की चीजें समझ आई। ये तो कौन सा है, राष्ट्रीय वित्त आयोग। कौन सा है, राष्ट्रीय वित्त आयोग। अच्छा, अब सुनो एक बात को। अब राज्यों को क्या कर दिया गया, मान लीजिए किसी अपने राजस्थान है, राजस्थान को दे दिया गया 100 रुपए दे दिया गया ना, मान लेते हैं 100 रुपए दे दिया गया, कोई भी एक अमाउंट थी उसके बाद 100% रुपया इसके पास में है। अच्छा, अब राज्य क्या करेगा, राज्य को भी तो कुछ ना कुछ आगे काम करने होंगे। जिस प्रकार से केंद्र के अंदर, वैसे ही हमारे राजस्थान के अंदर हर एक राज्य के अंदर क्या है, 3 टियर प्रणाली अपनाई जाती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे नगर पालिका हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, ये तो कौन सा है, शहरी स्वशासन के अंदर। और ग्रामीण स्वशासन का देखें तो ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे भी ग्रामीण स्वशासन दिखाते हैं अपन। तो शहरी और ग्रामीण के अंदर पैसों का भी तो बंटवारा करना पड़ेगा भाई। राज्य के पास में मान लो 100 रुपए आए हैं, तो कुछ खर्चा तो अपने पास रखेगा, आराम से उसको यूज करेगा कि मेरे को सैलरी देनी है, बजट के लिए देना है, सारा कुछ करना वो करेगा। कुछ हिस्सा उनको किनको देना पड़ेगा, स्थानीय स्वशासन को। अब स्थानीय स्वशासन में कौन कौन से आते हैं, ग्रामीण और शहरी। हम चूंकि पढ़ रहे हैं नगर पालिका एक्ट, म्युनिसिपैलिटी, अपन शहर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, शहरी स्वशासन के बारे में। तब इन 100 रुपयों में से कितना रुपया कौन सी नगर पालिका को दिया जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, कि ये 100 रुपए जो इनके पास कलेक्शन हुआ है, जो केंद्र ने दिया है, उसमें से अगर मान लो 100 रुपए का कलेक्शन हुआ है, तो कितना पैसा नगर पालिकाओं को दिया जाएगा, इसका बंटवारा कौन करेगा। तो इसका बंटवारा करने के लिए हमने बनाया राज्य वित्त आयोग। क्या बनाया, राज्य वित्त आयोग। अच्छा, ये राज्य वित्त आयोग ही बताएगा कि नगर पालिकाओं को कितना पैसा दिया जाएगा। अच्छा, फिर से वही समस्या कि क्या नगर पालिकाओं को, सभी नगर पालिकाओं को बराबर रूप से रुपया दे दिया जाए, या इनमें भी बंटवारा किया जाए कि कोई नगर पालिका बड़ी है तो उनको ज्यादा पैसा दिया जाएगा, कोई नगर पालिका छोटी है तो उनको कम पैसा दिया जाएगा। तो इस हिसाब से क्या किया जाता है, इनका बंटवारा किया जाता है। तो आपको ये मोटा मोटा तौर पर बात समझ में आई कि राज्य वित्त आयोग और वित्त आयोग का मतलब क्या है। अगर आपको इस बात का मतलब पता लग चुका है, अब आपके लिए धारा एकदम क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। देखिए अब इस चीज को क्या बताया जा रहा है, धारा 76 राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। राज्य वित्त आयोग नगर पालिका वित्त के संबंध में राज्यपाल को निम्न सुझाव देगा। कि राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, राज्यपाल को सुझाव देगा कि ऐसा 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 करके काम होना चाहिए। वो सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, देखो, राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किए गए कर, अभी बताया था ना मैं, टैक्स, शुल्क, फीस, जो भी अपने कोई भी ड्यूटी वगैरह, वो आदि का नगर पालिका और राज्य सरकार में बंटवारा करने का। अभी मैंने क्या बताया था कि वो क्या करेगा, जितना भी टैक्स का कलेक्शन हुआ है, जितनी भी ड्यूटीज आई है इनके पास में, उनका नगर पालिकाओं में और राज्य के अंदर बंटवारा का काम कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग करेगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है। तो सिंपल सी बात है, राज्य वित्त आयोग सबसे पहली बात तो सिफारिश किसे करेगा, तो सिफारिश करता है राज्यपाल को। समझ आई बात को। नंबर दूसरी बात क्या है, राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किए गए कर, शुल्क, फीस आदि का नगर पालिका और राज्य के बीच में क्या करता है, ये बंटवारा करता है। हमने सिंपल देख क्या रहे हैं, राज्य वित्त आयोग के कार्य देख रहे हैं। उपरोक्त में नगर पालिका के हिस्से का विभिन्न नगर पालिकाओं में बंटवारा करना। अच्छा, मैंने अभी क्या बताया था आपको, मान लो नगर पालिका के हिस्से में कुछ रुपए आ गए कि मान लो 1000 करोड़ रुपए देने हैं इनको, या मान लो 100 करोड़ रुपए देने हैं। अब जो 100 करोड़ रुपए हैं, वो कौन सी नगर पालिका को कितना दिया जाएगा उसमें से हिस्सा, है ना। कोई नगर पालिका जैसे सादुल शहर जैसी नगर पालिका, छोटी सी नगर पालिका है, तो उनको कम पैसा दिया जाएगा। अगर कोई बड़ी नगर पालिका है, जैसे सूरतगढ़ नगर पालिका होगी, या उससे कोई बड़ी नगर पालिका है, तो उनको ज्यादा पैसा दिया जाएगा।
है ना? तो सिंपल सी यही बातें इसके अंदर बताई जा रही है। दोबारा से देखो इन चीजों को, क्या कह रहे हैं हम, धारा कौन सी पढ़ रहे हैं, धारा नंबर 76 पढ़ रहे हैं। धारा नंबर 76 क्या बताती है, राज्य वित्त आयोग के बारे में बता रही है। राज्य वित्त आयोग नगर पालिका वित्त के संबंध में राज्यपाल को क्या करती है, सुझाव देती है। क्या क्या सुझाव देती है, राज्य सरकार द्वारा किए गए एकत्रित कर, शुल्क, फीस आदि को नगर पालिका और राज्य के बीच में बंटवारा करती है। पहली बात तो ये। नंबर 2 बात, उपरोक्त में नगर पालिका के हिस्से का विभिन्न नगर पालिका में बंटवारा किस हिसाब से किया जाएगा, उसके बारे में बताएगी। नंबर 3, नगर पालिकाओं द्वारा लिए जाने वाले कर, ये कुछ कर ये भी लगाए जिस प्रकार से पूरा राज्य है, राज्य क्या करता है, टैक्स लगाता है। अब क्या किया गया, नगर पालिकाओं को कुछ अधिकार दिए गए कि आप क्या करो, छोटे छोटे कर है ना वो आप ही लगा लियो, जैसे हाउसिंग टैक्स हो गया है ना, कि आप ये टैक्स लगाया करो, आप इनका कलेक्शन किया करो, आप इनका संचित किया करो, उसके बाद इनका यूज भी आप अपने हिसाब से ही कर लिया करो। तो कुछ टैक्स कौन कौन से वो टैक्स होंगे जो इनको दिए जाएंगे, इनके बारे में कौन बताएगा, राज्य वित्त आयोग बताएगा। तो राज्य वित्त आयोग के मेन यहाँ पे क्या बता दिया, 3 काम बता दिए। पहला काम क्या बता दिया, राज्य और नगर पालिकाओं के बीच में बंटवारा करना पैसे का। दूसरी बात, अगर नगर पालिकाओं के अंदर भी बंटवारा करना कि किस नगर पालिका को कितना पैसा दिया जाएगा, किस नगर पालिका को कितना पैसा नहीं दिया जाएगा। 3 नंबर बात, वो ये भी बताएगा कि टैक्स कौन सी नगर पालिका कौन सा टैक्स ले सकती है, इसके बारे में भी कौन बताएगा हमें, यही। ठीक है, समझ आएगी यहाँ तक चीजें। चलिए अब आगे देखते हैं अपन। अच्छा, इसके अंदर क्या बताया गया है, आगे की और चीजें देखते हैं। जो सिफारिशें और है वो क्या क्या सिफारिशें, राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को अनुदान दिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, राज्य की एक संचित निधि उसे, जिसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, हर प्रकार के खर्चों को करते हैं, है ना, किसमें, जैसे किसी को सैलरी देनी है तो वो संचित निधि में से दिया जाता है। अच्छा, राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को क्या दिया जा सकता है, अनुदान दिया जा सकता है। मतलब किसी भी काम के लिए क्या किया जा सकता है, अनुदान दिया जा सकता है, कि आपको कोई एक पर्टिकुलर काम करना है, उसके लिए हम क्या करें, आपको सब्सिडी दे रहे हैं, क्या पैसा करके ये काम कर दो आप बढ़िया तरीके से, है ना। तो नगर पालिकाओं को क्या दिया जा सकता है, अनुदान दिया जा सकता है। वो ऐसा नहीं है कि सभी नगर पालिकाओं को दिया जाएगा, वो किसी एक पर्टिकुलर नगर पालिका को भी दिया जा सकता है, अगर कहीं जरूरत है तो। करेगा कौन, वित्त आयोग के कहने पर राज्य सरकार करती है, या राज्य सरकार खुद भी कर सकती है अपने स्वविवेक से। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपाय, और वित्त आयोग क्या करता है, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अलग अलग उपाय करती रहती है। जैसे मान लो किसी कोई नगर पालिका है, उनको पता लगा कि इस नगर पालिका के अंदर टैक्स का ज्यादा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वहां पे मेलों का आयोजन करवाना स्टार्ट कर देगा। क्या आप क्या करो, एक मेले का आयोजन कराओ, यहाँ पे मेले का आयोजन कराओगे तो आपका टैक्स कलेक्शन होगा। रामलीलाओं का आयोजन करवा देना, या फिर आप सफाई टैक्स लगा दो, या फिर आप हाउसिंग टैक्स लगा दो। तो इस प्रकार से जो वित्तीय स्थिति है उनको सुधारने का भी काम कौन करता है, अपने वित्त आयोग ही करता है, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति। समझ आई यहाँ तक चीजें। देखिए, राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को अनुदान दिया जा सकता है, ये अनुदान देने की सिफारिश कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपाय कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग करेगा। राज्यपाल के द्वारा अन्य किए गए कार्य भी कौन बताएगा, राज्य वित्त आयोग करवाएगा। किनसे, नगर पालिकाओं से। मान लीजिए राज्यपाल को कोई लगा कि राज्यपाल कहीं गए, उनको लगा कि इस नगर पालिका के अंदर ऐसा काम होना चाहिए कि सांस्कृतिक एक्टिविटी या कल्चरल एक्टिविटी हमें करनी चाहिए यहाँ पे, काफी अच्छा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा, घास बेरू महोत्सव, है ना। आप सर्च करना कभी गूगल पर, घास बेरू महोत्सव, जिसके अंदर आप देखोगे कि अपने बूंदी के आसपास के छोटे छोटे गांव है, वहां पर दिवाली से 2 दिन बाद में एक महोत्सव मनाया जाता है। मैं कहता हूं अगर उस महोत्सव को अपन थोड़ा सा भी बढ़ावा दें उसको, तो हो सकता है विश्व स्तर पे उसको पहचान मिल सकती है। आप मान के चलिए वहां पे इस आप चमत्कारिक अगर अपन बोले वो महोत्सव है वहां पे, आप एक अंदाजा लगाइए कि आप एक कांच के गिलास पे बड़ी से बड़ी क्या चीज रख सकते हो, है ना। आप कहोगे सर टेबल रख सकते हैं, या फिर कोई कहेगा सर मैं बाइक खड़ा सकता हूँ। वहां पे अगर आप देखोगे, सर्च करके देखोगे, तो वहां पे आपको 4-4 गिलास के ऊपर जेसीबी खड़ा रखी है लोगों ने, ट्रक खड़ा रखे हैं, बसें खड़ा रखी है। तो वो एक उनका उनके हिसाब से उन्होंने डिजाइन तैयार किया हुआ है ना। तो अगर मान लो राज्यपाल को लगता है कि यार ये घास बेरू महोत्सव है, इसको हमें पहचान दिलानी है, तो वो क्या कर सकता है, नगर पालिका को कह सकता है, संबंधित नगर पालिका को, कि आप एक काम करो, इसका बढ़िया तरीके से प्रचार प्रसार करो और इसको बड़े स्तर पे हमें लेकर के जाना है। तो अगर ये राज्यपाल ने सुझाव दे दिए, तो ये काम भी कौन करेगा, नगर पालिका करेगी। समझ आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राज्य वित्तीय आयोग की सिफारिशें और उन पर कार्यवाही की जानकारी विधानमंडल को देनी होगी। अच्छा, राज्य की जो वित्तीय आयोग की सिफारिशें हैं, उन पर कार्रवाई, भाई राज्य वित्त आयोग ने कोई सिफारिश दे दी, उन पे हमने क्या कर दी, कार्रवाई कर दी, और कार्रवाई करने के बाद हमें रिपोर्ट किसको देनी होगी, ये किसको देनी होगी, जानकारी विधानमंडल को देनी होगी। समझाएगी चीजें। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आराम से पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं।
राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन, है ना? धारा कौन सी देख रहे हैं? 77। पहले अपन कौन सी देख रहे थे? धारा 76 देख रहे थे, अब कौन सी देख रहे हैं? धारा 77 देख रहे हैं। जिसके अंदर क्या बताया जा रहा है? राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। मान लो राज्य वित्त आयोग ने कोई सिफारिशें की हैं, तो उनका क्रियान्वयन किस हिसाब से किया जाएगा? उनके ऊपर कार्य किस हिसाब से किया जाएगा? उसके बारे में देखना शुरू करते हैं। राज्य सरकार विचार करने के बाद निम्न कार्य करेगी। मान लीजिए वित्त आयोग ने सिफारिशें दी कि इस जगह पे ये काम होना चाहिए, इस जगह पे ये काम होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने सिफारिशें दी, अब राज्य सरकार क्या-क्या काम करेगा, वो देखते हैं। क्या करेगा? राज्य सरकार विचार करने के बाद निम्न कार्य करेगी। राज्य कर में नगर पालिकाओं को हिस्सा दे दिया जाएगा। भाई जितना बता दिया राज्य वित्त आयोग ने कि आप एक काम करोगे 25% हिस्सा जो भी आपका टैक्स का आ रहा है, वो आप किसको दोगे? नगर पालिकाओं को देगो। ये किन्होंने कह दिया? राज्य वित्त आयोग ने। तो राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? अपनी मंत्रिमंडल से बातचीत करेगा, देखेगा अच्छे तरीके से और उसके बाद वो क्या करेगा? राज्य कर में से नगर पालिकाओं को जो हिस्सा उनका कहा गया है, वो हिस्सा इनको दे दिया जाएगा। यहाँ तक ये बात आई समझ में? नेक्स्ट देखो, कुछ कर, फीस आदि लगाने की शक्ति नगर पालिका को दी जा सकती है। अब ये क्या करेंगे? आपको बोल देंगे कि आप कुछ कर क्या करो, कुछ टैक्स क्या करो, आप लगा लो, कोई बात नहीं। आप क्या करो? कुछ टैक्स लगा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मजे से आप करो। ठीक है? तो इसके अंदर क्या है? कुछ कर, फीस आदि लगाने की शक्ति नगर पालिका को दे दी जाती है कि आप एक काम करो, रोड टैक्स लगा दो यहाँ पे, रोड टैक्स नहीं तो हाउसिंग टैक्स लगा दो या कोई मेला टैक्स लगा दो, है ना? कोई त्योहार है, फेस्टिवल है, उसके अंदर आप सफाई के लिए कोई टैक्स लगा दो कि भाई जैसे दीपावली है, दीपावली के बाद बहुत गंदगी या होली के बाद बहुत गंदगी फैल जाएगी, तो हमें क्या है इसको सही करने के लिए थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए टैक्स लगा दो आप। तो कोई भी किसी प्रकार का टैक्स बोल सकती है, राज्य सरकार दे सकती है कि आप क्या कर सकते हो, ये टैक्स लगा सकते हो। तो क्या कुछ कर, फीस आदि लगाने की शक्ति नगर पालिका को दी जा सकती है। या सिंपल सी बात है, मान लो राज्य सरकार कोई टैक्स कलेक्ट कर रही है, उनमें से वो सोचती है कि यार ये छोटे-छोटे कर हैं, ये हम क्या कर देते हैं, इस नगर पालिका को देते हैं कि भाई तुम ही कर लेना। भाई पहले ये टैक्स हमारे पास आए, फिर हम उनमें से बंटवारा करें, फिर कभी इनको दे, कभी इनको दे, कभी इनको दे, बेवजह मैन पावर की जरूरत पड़े, बेवजह हम इतनी डॉक्यूमेंटेशन करें। इससे अच्छा अपने क्या करते हैं, सीधा ये अधिकार इनको ही दे देते हैं नगर पालिकाओं को कि आप क्या करना, आकर के काम करना शुरू करो, इस पे आप ही टैक्स लगा लिया करना। नेक्स्ट देखो, नगर पालिका को अनुदान दिया जाएगा। अगर वित्त आयोग ने किसी ने बोल दिया कि यार इनको थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा से आप पैसा दो किसी काम करने के लिए, है ना? कि यहाँ जैसे घासवेरू महोत्सव है, उसको हमें बढ़ाना है, हमने और सारे काम के लिए दे दिया कि ये काम करना, ये काम करना, ये काम, लेकिन हमें क्या करना, घासवेरू महोत्सव को थोड़ा सा क्या करना, बढ़ाना है। तो उस समय पे क्या किया जा सकता है? नगर पालिकाओं को अनुदान भी दिया जा सकता है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर मान लो वित्त आयोग उनको सिफारिश दे रहा है राज्य को, या नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति है वो थोड़ी डामाडोल है, उनको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा हमें। तो वो क्या कर सकते हैं? कुछ टैक्स लगाना, कुछ उनको अनुदान देना, है ना? उनके लिए थोड़ा बजट का अलग से प्रावधान करना, उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाना, ये सारे काम कौन करेगा? बाद में राज्य करेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले हमने जो पिछला आर्टिकल था उसके देखा राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या-क्या हैं। अब फिर उन्होंने कार्य बता दिए, उन्होंने कार्यों के हिसाब से क्या दे दी? एक सिफारिश दे दी। अब सिफारिश देने के बाद राज्य क्या काम करता है, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं? धारा 77 के अंदर। राज्य सरकार का निम्न कार्य क्या-क्या कार्य कर सकती है? कर में नगर पालिकाओं को हिस्सा दे दिया जाएगा। कुछ फीस, कर आदि लगाने की शक्ति किसको दे दी जाएगी? नगर पालिकाओं को दे दी जाएगी। नगर पालिकाओं को अनुदान दे दिया जाएगा और उसके बाद उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए भी क्या किए जाएंगे? प्रयास किए जाएंगे। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। धारा 78, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। अब राज्य सरकार से एक वित्तीय सहायता भी प्राप्त की जाती है। किस हिसाब से की जाती है, क्यों की जाती है, ये अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। सरकार समय-समय पर नगर पालिका को अनुदान देगी। सरकार को जब भी लगता है कि यार ये नगर पालिका है, इसके अंदर हमें ये काम अच्छा करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको अनुदान दे सकते हैं। जिस प्रकार से अगर अपन बात करें जैसलमेर के अंदर, तो जैसलमेर के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर लगभग 365 में से मान के चलना लगभग 350 दिन वहां पे हवा तेज चलती रहती है और सूर्य की किरण हमेशा पड़ती है जमीन पर, है ना? वहाँ पे धुंध जैसा इतना ज्यादा कोई माहौल नहीं रहता है। आसमान हमेशा ही लगभग क्या रहता है? साफ ही रहता है। तो ऐसी कंडीशन कब आती है? जैसलमेर एरिया के अंदर। तो जैसलमेर का जो एरिया है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो सौर ऊर्जा के बढ़ावा देने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए, अगर सरकार चाहे कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्सिडी देनी है लोगों को, तो वो क्या कर सकती है? सोलर प्लेट पे सब्सिडी दे सकती है। और ये अनुदान किसको दिया जाएगा? नगर पालिका को दिया जाएगा कि आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ये काम करवाओ और जितने आप काम कराओगे आपको सब्सिडी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
समझ आई चीजें। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, किसी समय समय पर नगर पालिकाओं को अनुदान देगी किसी भी काम को करवाने। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया आप लोगों को, किसी भी प्रकार के काम को करवाने के लिए कर सकती है। सरकार अनुदान के प्रयोग को संबंधी निर्देश भी दे सकती है। मान लीजिए किसी नगर पालिका को उन्होंने 2 करोड़ का अनुदान दिया कि आप ये काम करना, अपने ढंग के काम के लिए आपको यूज करना है। इसके साथ अब अनुदान देने के बाद में वो बता भी सकती है कि आपको ये जो अनुदान दिया गया है ना, आप इसका प्रयोग कहाँ करोगे? कि आप विकलांगों के लिए कोई कल्याणकारी स्कीम बनाओगे इसके अंदर। क्या करोगे? विकलांगों के लिए, और उसमें से 2 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए आप क्या करोगे? विकलांगों के लिए खर्च करोगे। जैसे आप कर सकते हो कि नगर पालिका ने बना दिया कि हम क्या करेंगे, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए हम एक स्कीम शुरू करें कोई भी, है ना? जैसे उनको साइकिल देनी है। तो सरकार क्या कर सकती है, जैसे जो अनुदान देगी, अगर अनुदान देने के बाद कुछ नहीं कहा, तब तो क्या कर सकती है नगर पालिका, अपने हिसाब से उस अनुदान का प्रयोग कर सकती है। अगर राज्य सरकार ने बता दिया उनको कि आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर फंड को एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही आपको क्या करना है, खर्च करना है, तो वो भी क्या किया जा सकता है, सरकार के द्वारा बताया जा सकता है। इसके लिए भी आपको ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, राज्य सरकार विभिन्न नगर पालिकाओं को अनुदान देने के बारे में योजना भी बना सकती है। राज्य सरकार क्या कर सकती है, विभिन्न नगर पालिकाओं को अनुदान देने के बारे में योजना बना सकती है। मान लीजिए उन्होंने राज्य सरकार ने क्या किया कि हम एक योजना बना रहे हैं, उस योजना के तहत आपको क्या करना है, अनुदान देना है, मतलब सब्सिडी देनी है आपको किसी प्रकार से। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था आप लोगों को कि सोलर पैनल लगाने हमें, तो सोलर पैनल से संबंधित योजना लगा दी। योजना किसने बना दी? राज्य सरकार ने। अब उसके लिए पैसा कौन देगा? नगर पालिका देगी। लेकिन नगर पालिकाओं को भुगतान कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। तो राज्य सरकार ने क्या किया, नगर पालिकाओं को बेसिकली काम दे दिया है कि आप, हमारी एक योजना है, योजना के अंदर हमें एक सब्सिडी देनी है, तो सब्सिडी हम आपको दे देंगे। आप क्या करना, डॉक्यूमेंटेशन जितना भी आपको लिखा पढ़ी वाला काम है सारा आप करना, और उसके बाद क्या करना, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करवा देना। ये काम कौन कर रहा है? नगर पालिका करेगी। कौन करवा रहा है? राज्य सरकार करवा रहा है। किसके संबंध में करवा रहा है? अनुदान के संबंध में करवा रहा है। यहां तक की बातें समझ में। नेक्स्ट देखो, सरकार नगर पालिका की वार्षिक विकास योजना में सम्मिलित योजनाओं के लिए भी अनुदान दे सकती है। मान लो सरकार ने सॉरी नगर पालिकाओं ने कोई नियम बना दिए, या फिर कोई समितियां बना दी, या फिर उन्होंने क्या कर दिया कि विकास योजना बना दी उन्होंने कोई भी। अच्छा, उन्होंने कोई विकास योजना बनाई, सरकार को लगता है कि यार ये योजना बहुत बढ़िया है, हमें क्या करना चाहिए, इसको और बढ़ावा देना चाहिए। तो सरकार क्या कर सकती है, उसके लिए स्पेशल अनुदान दे सकती है कि यार तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ अनुदान और दे रहे हैं, आप इसको और अच्छे लेवल पे लेकर के जाना, है ना? तो सरकार क्या कर सकती है, नगर पालिकाओं की वार्षिक विकास योजना में सम्मिलित योजना के लिए भी क्या कर सकती है, अनुदान दे सकती है। और ये अनुदान ऐसा नहीं है कि सभी नगर पालिकाओं को दिया जाएगा। राज्य सरकार जिस नगर पालिका को देना चाहे, उस नगर पालिका को एक्स्ट्रा से सब्सिडी, एक्स्ट्रा से कोई भी अनुदान वगैरह धन से सहायता कर सकती है। अच्छा, ये किए क्यों जाते हैं? ताकि उस नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारा जा सके, है ना? क्योंकि राज्य वित्त आयोग है, उसने तो सिफारिश दे दी कि इस इतनी जनसंख्या के हिसाब से या इस क्षेत्रफल के हिसाब से हमें इन इन राज्यों को इतनी 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 अमाउंट देनी चाहिए। लेकिन कई एरिया ऐसे होते हैं जहां पे क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा होता है ना? जैसे अपन अगर बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन कम है वहां की, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से उनको सब्सिडी दी जाती है, उनके हिसाब से वहां पे काम करवाए जाते हैं, है ना? तो क्या है, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता किस किस प्रकार से मिल सकती है? सरकार समय समय पर नगर पालिकाओं को अनुदान देती है। ठीक है, सरकार अनुदान प्रयोग संबंधी निर्देश भी जारी कर सकती है कि हमने जो भी आपको ग्रांट दी है, जो भी हम आपको अनुदान दे रहे हैं, उसका आप क्या कर सकते हो, निर्देश देती है कि किस हिसाब से आपको इनका काम करना है। राज्य सरकार विभिन्न नगर पालिकाओं को अनुदान देने के बारे में क्या बना सकती है, योजना बना सकती है। सरकार नगर पालिका की वार्षिक विकास योजना में सम्मिलित योजनाओं के लिए भी क्या कर सकती है, अनुदान दे सकती है। मेरे हिसाब से यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है धारा नंबर 79। देखो, बार बार इन धाराओं को आप पढ़ोगे, याद करोगे, तो आपको चीजें आराम से याद होने लग जाएगी, है ना? इनके लिए ये नहीं है कि आपको धारा रटने के लिए बैठो आप। सबसे पहले आपको समझना है चीजों को कि हो क्या रहा है। क्योंकि देखोगे 40 में से लगभग मान के चलना 10-11 क्वेश्चन तो आपके उनके आ जाएंगे, स्कीम्स के आ जाएंगे। बाकी बचे 30 क्वेश्चन, 30 में से 1-2 या मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट किससे पूछा जाएगा, धारा से पूछा जाएगा। अच्छा, धारा भी आपको कौन सी पढ़नी होती है? धारा भी ज्यादातर वो पढ़नी होती है जिसके अंदर इलेक्शन के बारे में बताया हो, शपथ के बारे में बताया हो, हटाने का प्रावधान हो, या कोई मेन इंपोर्टेंट प्रावधान हो, वो पूछे जाते हैं। ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि जैसे नगर पालिका निधि किसके अंदर लिखी हुई है,
है ना? एग्जैक्ट वो की वही धारा पूछने का कोई काम नहीं है, कोई तुक नहीं है। वो क्या करेंगे, आपको 3-4 धाराएँ देंगे और 3-4 चीज़ें देंगे कि इनका मिलान करके बताओ आप तो हमारे को। तो आप सिर्फ़ उन 1-2 क्वेश्चन के चक्करों में सारी चीज़ें रटने बैठ जाओगे, आप ये भी नहीं कर पाओगे और वो भी नहीं कर पाओगे। तो जो ट्रिक्स वगैरह है वो आपको एकदम लास्ट की क्लासेस में बताई जाएगी, ताकि आपको क्या है, चीज़ें हाथों-हाथ उस टाइम पे याद रहे। समझ आई बात? इससे पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चीज़ समझनी है कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया कि ये क्वेश्चन ऐसे करके ऐसे है, कोई एक स्कीम दे दी आपको या कोई एक आपको स्टेटमेंट दे दी, तो स्टेटमेंट में से क्या गलत है, क्या सही है, ये तो आपको कम से कम पहचानना आना चाहिए ना, इसलिए ही, है ना? तो हम देखते हैं अब नगर पालिका निधि के बारे में, मतलब नगर पालिका के पास पैसा होता है, उसको कहाँ रखा जाता है, फंड होता है, उसका कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे उनके बारे में। देखो, नगर पालिका निधि के नाम से एक फंड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? नगर पालिका निधि के नाम से एक फंड बनाया जाएगा। एक हम क्या करें, अकाउंट होगा, उसका नाम क्या होगा, नगर पालिका निधि। जैसे सदुलसर है, सदुलसर नगर पालिका निधि, बीकानेर है तो बीकानेर के नाम से, गड़साना है तो गड़साना के नाम से, अनूपगढ़ है तो अनूपगढ़ के नाम से। इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, एक नगर पालिका निधि के नाम से एक फंड बनाएंगे। उस फंड के अंदर सारे सारे काम होंगे। उस फंड से क्या क्या होगा, जिसका संरक्षण और धारण नगर पालिका स्वयं करेगी। क्या करे, जिसका धारण कौन करेगी, नगर पालिका करेगी। कोई एक व्यक्ति पर्टिकुलर पर्सन नहीं कर सकता है, कोई वो तो हट भी सकता है ना, बीच में मर भी सकता है, बीच में त्याग पत्र भी दे सकता है। तो इस समय ऐसा थोड़ा ना इसको ये कराओ वो कराओ। तो इस फंड का जो नाम होगा वो किस हिसाब से होगा, इसी नगर पालिका के नाम से होगा। नगर पालिका स्वयं दान करेगी। संरक्षण कौन करेगा, नगर पालिका स्वयं करेगी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, नगर पालिका निधि। नगर पालिका निधि के लिए क्या है, नगर पालिका निधि के नाम से एक फंड बनाया जाएगा, जिसका संरक्षण और धारण कौन करेगी, नगर पालिका स्वयं करेगी। नगर पालिका की सभी वसूली, प्राप्तियां और व्यय इसी निधि से किए जाएंगे। अच्छा देखो, नगर पालिका ने कोई टैक्स लगाया तो उससे कुछ ना कुछ वसूली होगी, ठीक है। जैसे मान अतिक्रमण किसने किया हुआ है, तो अतिक्रमण पे उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया या कोई फाइन लगा दिया, तो उनसे जो भी वसूली हुई, है ना। प्राप्तियां मतलब कोई भी उनको किराया आया, है ना, उसके बाद वह कोई भी खर्चा हुआ, तो सारे के सारे काम किए जाएंगे, वो कहां से किए जाएंगे, इसी नगर पालिका निधि से ही किए जाएंगे। कहां से किए जाएंगे, इसी निधि से किए जाएंगे। कि सिंपल सी बात है, एक आपने अकाउंट बना लिया कि जैसे मान लो मेरी एक संस्था है, उस संस्था के नाम से मैंने क्या किया, एक अकाउंट बना लिया। जैसे मान लो अचीवर्स अकेडमी है, तो अचीवर्स अकेडमी के नाम से हमने क्या किया, अकाउंट बना लिया। अब अचीवर्स अकेडमी के अंदर जो सैलरी देनी है वो अचीवर्स अकेडमी के अकाउंट से जाएगा। अगर अचीवर्स अकेडमी में कोई खर्चा करना है तो अचीवर्स अकेडमी के उसी अकाउंट से जाएगा। अगर कोई फीस आई है तो अचीवर्स अकेडमी के अकाउंट में जाएगी। इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर जो मैं पर्सन, जैसे मान लो मैं मालिक हूँ, तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे खाते में से कितने कितने नहीं गए। मेरे को सिंपल सा पता है कि मैंने एक अकाउंट बना रखा है अचीवर्स अकेडमी के नाम से। फाइनल मेरे को वहां देखना है कि वहां कितनी रिपोर्टिंग है, कितना आउट गया है, कितना इन हुआ है, सारी सारी चीजें वहां पे मेरे को रिपोर्ट मिल जाती है। तो यही सेम टू सेम यहाँ किया गया है कि नगर पालिका की निधि के नाम से एक फंड बनाया जाएगा, एक अकाउंट बनाया जाएगा, जिसका संरक्षण कौन करेगी, नगर पालिका स्वयं करेगी। जिस प्रकार से अगर अचीवर्स अकेडमी के नाम से है तो अचीवर्स खुद करेगी उसको, ठीक है। नगर पालिका की सभी वसूली, है ना, जो जितने भी दंड वगैरह लगाए जाते हैं, फाइन वगैरह लगाए जाते हैं, वो जितनी प्राप्तियां हैं, जितना भी उनको कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो, या जितने भी खर्चे हैं, वो कहाँ से किए जाएंगे, इसी निधि से क्या किए जाते हैं, किए जाते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार प्राप्तियों और व्यय का लेखा शीर्षक संबंधी निर्देश जारी कर सकती है। राज्य सरकार क्या कर सकती है, अगर कोई भी आपको टैक्स मिल रहा है या फिर खर्चा हो रहा है, तो उसके संबंध में कोई भी कानून बना सकती है कि आपको इस प्रकार से करना है या इस प्रकार से करना है। ये काम कौन कर सकती है, राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार प्राप्तियों और व्यय के लेखा शीर्षक संबंधी निर्देश जारी कर सकती है कि यार आपको यहाँ यहाँ पर टैक्स ये ज्यादा लगाना चाहिए, यहाँ पर टैक्स कम लगाना चाहिए, ये खर्चा आप ज्यादा कर रहे हो, फालतू काम का खर्चा कर रहे हो, इसका थोड़ा कम करो। तो निर्देश जारी कर सकती है। कौन निर्देश जारी कर सकती है, राज्य सरकार कर सकती है। यहां तक समझ आई बात। नेक्स्ट देखो, लेखा शीर्षकों को पूंजी खाते और राजस्व में बांटा जाएगा। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, लेखा शीर्षकों को समझो पहले तो आप। लेखा शीर्षक है ना, इस लाइन का एक बार दोबारा से आप मतलब समझो। राज्य सरकार प्राप्तियों और व्यय के लेखा शीर्ष संबंधी निर्देश जारी कर सकती है। लेखा शीर्षक का मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार क्या करेगी, आपको मान लो फंड बना दिया, 3 समितियां बना दी, ठीक है। एक काम क्या करेगी, स्वच्छता के लिए देखेगी, क्या देखेगी, स्वच्छता देखेगी। एक परिवहन देखेगी, मतलब सड़क वगैरह के लिए देखेगी, एक समिति। एक देखेगी नालियों से संबंधित, एक समिति है जो स्कूलों से संबंधित देखेगी, एक है जो पार्क वगैरह, पार्कों को देखेगी। इन्होंने क्या करी, ये समितियां बना सकती है। क्या स्वच्छता संबंधी बनाओ, आप परिवहन संबंधी बनाओ, आप नालियों से संबंधी बनाओ, एक स्कूल से संबंधी बनाओ, इन पार्कों से संबंधी बनाओ। अब इनको क्या करेगी, बोलेगी कि आप एक काम करो, ऐसी 5 समितियां बनाओ, और इन पांचों पांचों समितियों क्या करो, आप अलग अलग से रुपए दे दो
कि स्वच्छता के लिए हमारे को, जैसे मान लो आपको मिले 1 करोड़ रुपए मिले, तो आपको तो अभी 30 करोड़ रुपए हम किसके लगाएंगे? स्वच्छता के लिए लगाएंगे। परिवहन के लिए हमने 20 करोड़ रुपए लगाएंगे, और नालियों के लिए हम लगाएंगे 10 करोड़ रुपए लगाएंगे, स्कूल के लिए हम 5 करोड़ रुपए लगाएंगे, पार्कों के लिए हम मान लो 20 करोड़ रुपए लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम इनको बांट देते हैं इन हिस्सों के अंदर, या और भी कुछ बना सकते हैं। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? प्राप्ति और व्यय के लिए लेखा शीर्षक संबंधी निर्देश जारी कर सकते हैं कि आप एक काम करना, एक लिस्ट बनाओ कि हमें ये काम करने होते हैं मेजर, है ना? इनसे परिवहन, सड़कों से सड़कों पे आपने साइड में पौधे लगाने हैं, स्ट्रीट लाइट लगानी है ना? तो वो सारे काम किसके अंदर हो जाए? परिवहन के अंदर हो जाएंगे। आप स्वच्छता संबंधी कर रहे हो, नालियों का निर्माण करा रहे हो, है ना? टीकाकरण करवा रहे हो, उस प्रकार के काम करें तो वो किसके अंदर हो जाएंगे? स्वच्छता के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद नालियों से संबंधित काम, स्कूलों में आप क्या कर रहे हो? बढ़िया बढ़िया पार्क लगवा रहे हो, उनके अंदर पौधे लगवा रहे हो, रंग रोगन पुताई इनका काम करवा रहे हो। इसके साथ में पार्कों का देख रेख, उनका निरीक्षण करना, सारे सारे काम करवा रहे हो। तो राज्य सरकार कहती है कि जितनी भी आपके पास प्राप्तियां हुई है, जितनी भी आपका टैक्स है, जितना भी आप खर्चे हुए, उनको आप क्या करो? लेखा शीर्षकों में बांट लो। किसमें बांट लो? लेखा शीर्षकों में। और इस प्रकार से बांट करके आप क्या करो? उसके बाद बताओ इसके अंदर इतना खर्चा किया, इसके अंदर इतना खर्चा किया, इसके अंदर इतना, इसके अंदर इतना किया। यहाँ तक बात समझे? नेक्स्ट देखो, लेखा शीर्षकों को पूंजी खाते और राजस्व में बांटा जाएगा। अच्छा अब देखो, इनमें से ये जो खर्चा है, इनमें से जो खर्चा है, इनको किन किन में बांटा जाएगा? एक तो पूंजी खाते में, एक और राजस्व में। सिंपल सी बात है, दो प्रकार के खर्चे होते हैं। एक खर्चा वो होता है, जैसे कि मान लो अब आपको स्वच्छता से संबंधित देखते हैं, तो स्वच्छता से संबंधित हमने देखा होगा कि एक गाड़ी आती है, सुबह सुबह अपने घरों के आगे स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, है ना? जब वो गाड़ी आती है तो उस गाड़ी को जो नगर पालिका है उसको लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा उसको। तो खरीदने के लिए खर्चा लगा, तो वो तो लग गया, वन टाइम खर्चा लग गया। अब उन गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल का, डीजल का, उनके ड्राइवरों का खर्चा, उनके ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा, तो दो प्रकार के खर्चे हो गए, है ना? एक तो एक मुश्त अपने पैसा लगा, एक हर महीने उन पे कुछ ना कुछ खर्चा लग रहा है, मेंटेनेंस का लग रहा है ना? तो उन्होंने इसी को बताया कि लेखा शीर्षकों में जो पूंजी खातों को और राजस्व को बांटा जाएगा, अलग अलग रूप से बांट दिया जाएगा इनको, एक साथ नहीं रखा जाएगा। एक मुश्त रुपए लग रहे हैं उनको अलग से लिखेंगे कि भाई एक बार ये इतने रुपए लगे, एक बार इतने रुपए लगे, लेकिन जो खर्चे रेगुलर बेस पे हो रहे हैं उनको हम क्या करेंगे? अलग से लिख करके रखेंगे। समझाइए यहाँ तक चीजें? तो ये क्या होता है नगर पालिका निधि के बारे में, धारा 79 के बारे में। नेक्स्ट देखो, धारा 80 क्या बता रही है? नगर पालिका निधि का उपयोग। नगर पालिका के पास मान लीजिए पैसा है, इस पैसे का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके बाद देखो, नगर पालिका निधि का प्रयोग इस अधिनियम और संबंधित नियम, उपनियम तथा अन्य कानून आदि के उद्देश्यों के लिए पूर्ण किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, जो नगर पालिका के पास में पैसा है उसका कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि हमारे को जो नगर पालिका अधिनियम है उसके तहत हमारे को जितने भी काम करने पड़े कर सकते हैं। उस अधिनियम के तहत कोई उपनियम है, उपधारा है, उसके तहत हमें काम करना पड़ेगा, या राज्य सरकार ने हमें कोई दायित्व दे दिया है, कोई काम दे दिया है, तो उससे के संबंध में हमें क्या करना पड़ेगा? निधि का खर्चा करना पड़ेगा। समझाई चीजें? तो सिंपल सा क्या है, नगर पालिका निधि का प्रयोग इस अधिनियम और संबंधित अधिनियम या उपनियम और अन्य कानूनों आदि के उद्देश्य के लिए क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो ये धारा कंप्लीट होते हैं कौन सी? 80। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को, है ना? कि किस किस हिसाब से खर्चे अपन करते जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखा कि वित्त आयोग, वित्त आयोग की किस प्रकार से वित्त आयोग के अंदर सिफारिशें देता है, वित्त आयोग का मतलब क्या होता है। फिर नेक्स्ट धारा के अंदर देखा कि वित्त आयोग की जो सिफारिशें आती है उन वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किस प्रकार से किया जाता है। फिर हमने देखा कि अनुदान किस किस प्रकार से दिए जा सकते हैं, अनुदानों से संबंधित स्कीम्स क्या क्या लागू की जा सकती है। फिर हम देखा कि जो अनुदान दिए जाते हैं उनके लिए सरकार बता सकती है कि आप इन अनुदानों को, जो ग्रांट है, इनका यूज कैसे कैसे कर सकते हो। यहाँ तक देखने के बाद हमने देखा कि हमने एक फंड बनाएंगे, फंड के साथ हम जो यूज करना है उसको तरीका देखेंगे, फंड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उसके बाद नगर पालिका की जो निधि है इसका प्रयोग हम और कहाँ कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात फाइनली इन्होंने कंक्लूड करके बता दी कि नगर पालिका निधि है, नगर पालिका का जो भी फंड है उसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं? इस अधिनियम के तहत होने वाले कार्यों में, या कोई अन्य कानून बना दिया उसके तहत होने वाले में, कोई उप कानून बना दिया उसके लिए, या फिर राज्य सरकार ने हमें कोई भी दिशा निर्देश दे दिया उसके संबंध में हम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 80 तक धाराएं कंप्लीट होगी अपनी। नेक्स्ट देखते हैं धारा 81। धारा 81 क्या कहती है? नगर पालिका निधि में तब तक संदाय नहीं किया जाना जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। सिंपल सी बात ये बताई जा रही है आपको कि जो, दोबारा से देखो, नगर पालिका निधि में तब तक संदाय नहीं किया जाना जब तक कि वह बजट में समाविष्ट नहीं हो।
सिंपल सी बात इन्होंने ये क्या है कि जब भी अपन नगर पालिका को देखते हैं तो नगर पालिका का एक बजट बनता है हर साल। ठीक है, जो बजट बन गया है, अब बजट बनने के पश्चात में उनके अंदर आप एक्स्ट्रा स्कीम्स नहीं ला सकते। जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, मैं पार्षद हूं और मैंने क्या किया, किसी एक जगह पे गया, जाकर के मैंने बोल दिया वहां पे जाकर के कि यार हम क्या करेंगे, ये आपके लिए काम करेंगे, ये आपके लिए काम करेंगे, ये आपके लिए काम करेंगे। मैं वहां पे घोषणा करके आ गया, लेकिन हमारे बजट में उस घोषणा के बारे में कुछ अता पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो काम आप नहीं कर सकते जो आपके बजट के अंदर नहीं हो, जो आपकी बजट घोषणा से के टाइम पे नहीं थे, उनके बारे में आप काम नहीं कर सकते। ये देखो क्या क्या चीजें हैं। नगर पालिका निधि से भुगतान केवल बजट अनुमोदन होने पर ही किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? नगर पालिका निधि में से भुगतान केवल बजट अनुमोदन होने पर ही किया जाएगा। यहाँ तक की नंबर 1 बात समझ में आई। ठीक है, केवल वही भुगतान किए जा सकते हैं जिनके लिए बजट में अनुदान किया गया हो। संबंधित बजट अनुदान से प्राप्त राशि उपलब्ध होना भी आवश्यक है। सिंपल सी बात समझो एक चीज को, अपन ने ये धारा क्या कहना चाह रही है कि आप बजट में सारी चीजें बता दो। ठीक है, उसके बाद ही क्या करोगे, आप किसी उस लेवल पे काम करोगे। अगर आपने बजट में नहीं बताया तो आपको काम नहीं करोगे। नंबर 1 बता दी उन्होंने। ठीक है, दूसरी बात क्या बता रहे हैं, संबंधित बजट अनुदान से प्राप्त प्राय शेष राशि उपलब्ध होना चाहिए। मान लो आपने कोई काम करना है, तो वो काम मान लो आपने 10 ट्रक के लिए बोल दिया ना, इस बार बजट क्या था कि 10 ट्रक हम खरीदेंगे नगर पालिका के काम के लिए। लेकिन हमने देखा कि लास्ट के अंदर आते आते हमारे पास बजट ऐसे 2 ट्रक खरीदने का, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद भी खरीदते रहोगे, आप और कहीं से का जुगाड़ करते फिरोगे, नहीं। आपने बजट में जो डिसाइड किया है वो क्या किस हिसाब से होगा कि अगर आपके पास जो अनुदान संबंधित बजट अनुदान में प्राप्त पर्याप्त शेष उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, वो काम करोगे। इसके अलावा आप काम नहीं करोगे। समझे चीजें? भाई शुरुआत में बजट बनाते हैं, कई बार बजट ज्यादा हो जाता है, कई बार कम भी होता है, ऑलमोस्ट तो कम ही रहता है। ठीक है, तो अगर कम होने की स्थिति होती है तो उस समय पे हम क्या करेंगे, वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंस तरीके से इंपॉर्टेंट मान करके करेंगे जिनके लिए हमें करना जरूरी है। और बाकी के जो काम ज्यादा जरूरी नहीं है उनको अपन अगले बजट में भी कर सकते हैं। उनको अपन तभी करेंगे जब अपने पास में पैसा अवेलेबल हो। यही धारा इसके अंदर लिखी गई है। अच्छा, ये बताया गया कि आपको जितने भी काम किए जाएंगे ना, वो कैसे किए जाएंगे, जब क्या किया जाएगा, बजट के अंदर पहले से बताई हुई चीजें, तभी आप उस काम को कर सकते हैं। अच्छा, यह धारा निम्न पर लागू नहीं होगी। देखो समझो, मैं दोबारा से बताता हूँ। धारा 81 क्या कहती है कि आपको कोई भी काम करना है, आपको थोड़ा बहुत ही पैसा निकालना है, अगर किसी भी खाते में से, नगर पालिका निधि में से आपको कोई फंड निकालना है, तो उस समय पे वो फंड निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपके बजट में होना चाहिए वो, कि हम इस साल के इस महीने के अंदर ये काम करेंगे तो हमारे को इतना बजट चाहिएगा। तभी आप क्या कर सकते हो, बजट निकाल सकते हो, अदरवाइज आप बजट नहीं निकाल सकते। धारा समझ में आई है? इसी धारा के अंदर ये लिखा हुआ है कि अब मान लो किसी कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूं, अब मैंने क्या किया है, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था आपसे कि मैं क्या करूंगा आपके लिए नगर पालिका के अंदर फर्नीचर का काम करके दूंगा। तो फर्नीचर के काम के लिए मान लो एक बजट आया कि 1 लाख रुपए देने हैं। मैंने क्या किया भाई, बोला कि ठीक 1 लाख रुपए का काम है, पहले सिक्योरिटी मनी जमा करा दो। तो मैंने क्या किया, नगर पालिका को सिक्योरिटी मनी जमा करा दी 20,000 रुपए की। अब मैंने काम कर दिया, काम करने के बाद मेरे को वो पैसे थे 1 लाख रुपए, वो तो मिल ही गए जो थे। तो सिक्योरिटी मनी तो मैंने खुद ने जमा कराई हुई थी ना। अब ऐसा कहते कि नहीं नहीं, ये बजट में हमने बताया नहीं था कि सिक्योरिटी मनी वापस देनी होगी, तो हम देंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिस समय पे आपको अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर अगर अपन बात करें बजट का, उसके अंदर कोई लेना देना नहीं होगा, वो अपन देखना स्टार्ट करते हैं ना। देखो क्या क्या चीजें इसके अंदर, यह धारा निम्न पर लागू नहीं होगी। किस किस पर लागू नहीं होगी, 5 7 10 चीजें हैं, आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना। इनमें से डायरेक्ट क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर या अन्य राशि का रिफंड, अगर आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति पे कर लगाया, टैक्स लगा दिया, और वो आपने गलत लगा दिया और अब आपको करना पड़ रहा है उसको रिफंड, तो भाई इसके लिए आपको अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने पहले से बता रखा हो, है ना। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, चलो गलती हुई है, गलती के लिए आप हाथों हाथ उनको क्या कर सकते हो, वापस से रिटर्न कर सकते हो। नंबर 1 समझे। गलती से नगर पालिका निधि में क्रेडिट राशि, मान लीजिए कोई पैसा था जो कि किसी और काम के लिए था, ठीक है, और वो क्या कर दिया गलती से, तो जैसे वाला अपन कई बार देखते हैं ना कि अपन दुकान पे बैठे होते हैं, अपन कई बार दुकान पे जाते हैं, दुकान पे क्या होता है, क्यूआर कोड लगा हुआ है, ठीक है। अपन गए वहां पे, जाते सर अपने कहा भैया ये 50 रुपए की चीज है ना, अपने क्यूआर कोड पे डाल दिया, है ना, पेमेंट कर। अब वो आदमी बोलता है अरे यार इस पे नहीं डालना था यार, मेरे को नंबर पे डालना, ये गलत है, ये इसमें पैसे अटक जाते हैं, ये जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है ना कई बार। सेम ऐसी कंडीशन अगर मान लो कभी हो जाए कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया और उस बंदे ने क्या किया, सिक्योरिटी मैंने क्या कर दी, सीधी डाल दी कहां पे, नगर पालिका निधि के अंदर, है ना, उस अकाउंट में डाल दी। तो अगर गलती से ऐसा कोई भुगतान हो जाए या गलती से कोई ऐसी चीज
अकाउंट में चली जाए तो उसका हम क्या कर सकते हैं, वापस से वहां से निकाल सकते हैं। उसके लिए ज्यादा परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अधिकारी की तो होती है कि हमने गलती से पैसा डाल दिया तो आप दे दो। ये नहीं है कि उसको बजट में बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं सर, अब तो अगले साल आप बजट में बताएंगे कि इतना पैसा हमारे अकाउंट में आया था, इतना निकाल सकते हो आप। ऐसा नहीं कर सकते। कर या अन्य राशि का रिफंड करना हो तो हम दे सकते हैं। गलती से नगर पालिका निधि में क्रेडिट राशि हो तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वापस से भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न पर लागू नहीं हुई सेम धारा है। ठेकेदारों या अन्य की सिक्योरिटी, मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को, अगर मान लो कोई ठेकेदार है, जैसे मैं ठेकेदार हूं, मैंने कोई सिक्योरिटी जमा करवा रखी है, तो सिक्योरिटी के वापस अगर मान लो मेरे को भुगतान करना होगा तो उसके लिए भी आपको अनुदान की आवश्यकता नहीं है। आपको उसके लिए भी, सॉरी, अनुदान नहीं, अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है कि आपको बजट वाला होगा तभी हम आपको देंगे। उसके बाद लोकहित के कार्य जो राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन कराए जाने हो। मान लीजिए कोई एक लोकहित का काम है कि कहीं पे अगर मान लो बहुत ज्यादा बारिश आ चुकी है, बारिश की वजह से हमारे कोई अर्जेंट में वहां पे काम करवाना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने हमें दिशा निर्देश दे दिए कि आप क्या करो, यहाँ पे फटाफट से एक दीवार बना दो, नहीं तो यहाँ पे पानी की समस्या आ सकती है ना। तो उस समय पे अर्जेंट बेस पे जो भी हमें राज्य सरकार अगर कोई काम कहेगी तो हम तो बैठ जाएंगे कि ना ना, हमारे तो बजट में ऐसा था ही नहीं कि हमें से दीवार बनानी है। लेकिन अगर राज्य सरकार ने हमें कह दिया और वो काम वो कैसा हो, लोकहित का काम हो, तो उस समय पे क्या हो सकता है, किया जा सकता है। उसके लिए हमारे को वापस से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, हमें वापस से उसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। बजट के अंदर बोला हो नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लोकहित कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन कोई काम करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अचानक आने वाले खतरनाक रोग, प्राकृतिक या तकनीकी संकटों में, अगर मान लो अचानक से कोई आ गया, जैसे मान लो आपने अभी बात की थी, कोई भूकंप आ गया, है ना, भूकंप आने के बाद में या कहीं पे बाढ़ आ गई, या अगर कोई ऐसा रोग फैल गया, जैसे अपन अभी कोरोना के टाइम पे देखा था, या कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे अचानक से कोई महामारी आ जाती है, जैसे कई जगह डेंगू फैल जाता है, कई जगह प्लेग फैल जाता है ना। तो जो इस प्रकार की कंडीशन आती है, तो ये कंडीशन कोई पूछ के तो आती नहीं है कि सर हम आ जाएं क्या आपके पास में, हम आपके नगर पालिका में आ जाएगा, है ना। वो तो क्या होती है, अचानक से आती है। तब ऐसे अचानक से कोई अगर संकट आ जाए, कोई यांत्रिक संकट आ जाए, या फिर कोई महामारी आ जाए, या फिर कोई प्राकृतिक संकट आ जाए, तो उस समय पे तो ऐसा थोड़ा ना कि हम बजट पहले बना के बैठेंगे। उस समय पे अगर निधि में से पैसा निकालना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हो, ये धारा उस पर लागू नहीं होगी। यही बात लिखी हुई है कि अचानक आने वाले खतरनाक रोग, प्राकृतिक या तकनीकी संकटों में हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। कानून के अंतर्गत क्षतिपूर्ति, मान लीजिए कोई हमने कोई टैक्स लगा दिया हमने कहीं पे, या कानून के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का मतलब ये है, मान लो हमारे पे कोई केस हो गया, ठीक है, नगर पालिका पे किसी ने केस कर दिया। अब केस कर दिया, केस करने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई हमने क्या किया, एक अतिक्रमण को तोड़ने के लिए गए थे, हमने किसी गलत बंदे का जाकर के घर तोड़ के आ गए। अब उस समय पे हमें उनको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। तो क्षतिपूर्ति अगर आपको देनी पड़ रही है और अगर कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो, क्षतिपूर्ति कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही लाइन यहाँ पे, कोर्ट के आदेश पे दे राशि, अगर मान लो कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ये राशि आपको देनी है उसको, तो उस समय पे आपको ऐसा नहीं कि साहब जज साहब हमने तो बजट में पास नहीं किया था, अभी हमें एक बार टाइम लगेगा हमारे को थोड़ा सा, है ना। तो जज साहब फिर दूसरे तरीके से बात करता है वहां पे। यहाँ तक समझ आया। कौन कौन सी चीजें हो जाएगी, सिंपल सी बात है। देखो, ठेकेदारों या अन्य की सिक्योरिटी मनी है, उनको आप क्या कर सकते हो, वापस से रिफंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्य सरकार अगर आपसे लोकहित का कोई कार्य करवाए तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अचानक आने वाले खतरनाक रोग, प्राकृतिक या तकनीकी संकटों में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कानून के अंतर्गत क्षतिपूर्ति करनी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्ट के आदेश पर देय राशि होगी, उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ गई यहाँ तक चीजें, मेरे हिसाब से क्लियर होगी। आगे देखते हैं धारा। इसके अंदर और कुछ है, किसी दावे के समझौते पर, यही सेम धारा चलिए अभी भी के ऊपर लागू नहीं होगी। मान लीजिए कोई केस चल रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने केस कर दिया कि भाई साहब ये जमीन तो मेरी है, नगर पालिका बोल रही है मेरी जमीन है। नगर पालिका को ऐसा लग रहा है कि यार अगर ये मामला अगर ये कोर्ट में चला गया तो ज्यादा खर्चा आ जाएगा, प्लस ज्यादा इनको भुगतान देना पड़ सकता है। अब हमें क्या करना, अथवा समझौता करना है। समझौता करने के लिए हमें कॉम्प्रो करना है, कॉम्प्रो करने के लिए कुछ पैसा देना है, तो वो तो उसी टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो उसमें भी ये कहा गया कि अगर मान लो कुछ दावा है उसके ऊपर अपने को कॉम्प्रो करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पैसा दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, किसी दावे के समझौते पर हम क्या कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। नगर पालिका संपत्ति, मानव जीवन को खतरे को टालने के लिए किए गए हुए, ठीक है। अच्छा, नगर पालिका की कोई संपत्ति है, उस पर ऐसा लग रहा है कि यार ये टूट सकती है, पता लगा कि थोड़ा मोटा भूकंप आ गया और हो सकता है यार टूट जाएगी, ठीक है, अगर हमने इसका काम अभी से मरम्मत का काम नहीं करवाया तो। या फिर अगर मान लो कोई पता लगा कि हमने ये बिल्डिंग बनाई हुई है, कॉलोनी काटी हुई, इसके अंदर एक बिल्डिंग है जिसका क्या थोड़ी सी सही से नहीं बनी है,
हमारे को नहीं पता, लेकिन अब पता लगे कि ये जर्जर हालत में, अगर हमने जल्दी से जल्दी इसका काम नहीं कराया, मरम्मत नहीं कराई, तो हो सकता है ये बिल्डिंग टूट भी जाए। तो क्या कर सकते हैं, नगर पालिका अपनी संपत्ति को बचाने के लिए या मानव जीवन पे आया कोई खतरा है उसको टालने के लिए भी व्यय कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। उस पर धारा लागू नहीं होगी कि यार इमरजेंसी के अंदर, सिंपल सी बात है, इमरजेंसी। आप एक चीज को ध्यान रख लेना, फंड के लिए कहा गया कि ठीक है, आप कोई भी काम करोगे तो उसके लिए आपको पहले से परमिशन लेनी होगी, आपके बजट में बताना होगा ये खर्चा करना है। उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी आती है तो भाई इमरजेंसी तो खर्चा करना पड़ेगा ही। सिंपल सी धारा यही है। नेक्स्ट क्या है, वेतन और मजदूरी। अब किसी को वेतन देना है तो देना है। मान लो किसी को आपने बुला लिया कि एक काम करो, आओ, ये हमारे को नाली है, तो नाली खोदनी है क्योंकि इसमें से हमारे खराब हो चुका है कुछ सामान, बीच में से नाली नाली खराब हो चुकी है, टूट चुकी है, फट चुकी है, या पाइपलाइन है, पाइपलाइन बीच में से टूट चुकी है, अब उसको पूरा खोदना पड़ेगा। तो ये पहले से सोच के बैठते नहीं है कि ये नाली इस तारीख को टूटेगी और हम इस दिन क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, इस दिन हमारा खर्चा करना पड़ेगा, तो बजट में लिख दो। अचानक से जरूरत पड़ गई, कोई पुल टूट गया, कोई खर्चा आ गया अचानक से, तो उस समय पे हमने किसी को वेतन देना है, कोई मजदूरी देनी है, तो उसके लिए थोड़ा ना सोचना पड़ेगा, उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। नगर पालिका के कार्यवाही में विफल होने पर सरकार के आदेश पर देय राशि। मान लो नगर पालिका ने क्या किया, नगर पालिका को एक काम दिया गया कि आप एक काम करोगे, ये सड़क बनाओगे, ठीक है, आप क्या करोगे, इसके अंदर ये पक्की सड़क बना दोगे। अब नगर पालिका क्या कर रही है, ढील पे ढील बढ़ती जा रही है, बेवजह उनपे ढंग से काम करवा नहीं रही है। इस वजह से क्या है कि जो सामान लेकर के आते, किराए पे लेके आते, उनको किराए पे किराया चढ़ता जा रहा है। कोई सड़क का बजट था 1 करोड़ रुपए, उन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तो अब तक खर्चा कर चुके हैं और आधी भी सड़क नहीं बनाई है। तो उस समय पे सरकार क्या कर सकती है, उनपे लगा सकती है कि लगाम कसने के लिए उनपे क्या लगा सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, जुर्माना लगा सकती है। तो उस जुर्माने का भी व्यय क्या कर सकते, कौन करेगा, विफल होने पर सरकार के आदेश पे जो भी देय राशि हो ना कि यार अब आपको देना पड़ेगा, ये पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो उस समय पे क्या होगा, नगर पालिका वो पैसा दे सकती है। यहाँ तक चीजें समझे, मेरे हिसाब से आगे हो गए यहाँ तक चीजें। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या चीजें, धारा देखते हैं अपन 82, लोकहित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों के लिए न्यायपालिका निधि में अस्थायी संदाय। इसको देखो क्या क्या चीजें, लोकहित के मामले में अस्थायी भुगतान किया जा सकता है। अगर मान लो लोकहित में कोई काम करना है अपने को, जैसे मान लो एक भुगतान करना पड़े कहीं पे, जिससे क्या है कि व्यक्तियों का भला हो रहा है। जैसे मान लो कोई अनाथ आश्रम है, अनाथ आश्रम के लिए हमारे को क्या करना है, कुछ पैसा देना कि नगर पालिका अगर आप दे दो तो हमारे को बढ़िया काम हो जाए यहाँ पे। तो लोकहित के मामले में अस्थायी भुगतान कर सकती है। अस्थायी भुगतान हो, स्थायी भुगतान नहीं कि हम रेगुलर करते रहेंगे, एक बार के लिए एक टर्म के लिए हमारे को रुपया देना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, दे देंगे हम। राज्य सरकार लिखित में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लोकहित के कार्य करने के लिए उनका भुगतान करने के लिए कह सकती है। कोई भी काम है, जैसे मान दीवार बनानी है, नगर पालिका 100 काम होते हैं, अगर वो मानव हित के लिए है, लोकहित के लिए, तो राज्य सरकार भी उनको कह सकते हैं कि आप ये काम करो, टेंशन वाली बात नहीं है, हम जिम्मेदार बैठे आगे। मैं तो मुख्य अधिकारी को बोल देंगे, मुख्य अधिकारी बाद में काम करवा सकता है। नगर पालिका के सामान्य कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए बस उससे। नगर पालिका इन्होंने बोल दिया कि एक बढ़िया सा पार्क बनाना है, और पार्क बनाने के लिए आपको क्या करना है, चारदीवारी करनी है उसकी, उसके अंदर पौधे लगाने, ये लगाना है, वो लगाना है। लेकिन वो बोले कि ठीक है हम लगा देंगे, और बीच में उनकी सड़क का काम है वो रुका बैठा है। नगर पालिका के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ये काम कराए, ये काम करे। अब राज्य सरकार ने बोल दिया तो वो तो जाए पार्कों में लग जाएगी। तो ऐसा न हो, इसलिए स्पष्ट रूप से इन्होंने धारा में ये भी लिखा है कि नगर पालिका के सामान्य कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। इससे क्या नहीं होना चाहिए, सामान्य कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। यहाँ तक की बात समझे, ठीक है। ऐसे कार्य पर किया गया व्यय सरकार वापस नगर पालिका निधि में जमा करा देती है। क्या करा देती है, व्यय हो जाता है उसको क्या करेगी, नगर पालिका निधि में जमा करा देती है। मान लो सरकार को ये लगा कि हमें क्या करना चाहिए, एक पार्क बनाना है बढ़िया सा, उसके नाम में एक सामुदायिक भवन बनाना है। उन्होंने जिम्मा किसको दे दिया, नगर पालिका को। नगर पालिका आप क्या करना, इस काम को करवाना। आपके पास पैसा पड़ा है, वो बोलती है हाँ साहब मेरे पास पैसा पड़ा है, ठीक है तो आप एक काम करो, स्टार्ट करो इसको। मान लो 2 करोड़ रुपए का सारा काम था या 5 करोड़ रुपए का काम था, नगर पालिका ने क्या किया, वो सारा सारा काम किया, काम करा करके हैंड ओवर कर दिया उनको, किसको, राज्य सरकार को। देखो हमने सारा सारा काम कर दिया। तो अब जो नगर पालिका निधि में से पैसा निकला है उसका भी तो भुगतान करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार ने तो कह दिया उनको। तो राज्य सरकार क्या करती है, वापस से उस पैसे को कहाँ कर देती है, नगर पालिका निधि में जमा करा देती है। क्या करा देती है, नगर पालिका निधि में जमा करवा देती है। यहाँ तक चीजें समझ आएगी। चलो आगे देखते हैं अपन और क्या क्या काम हो सकते हैं। धारा 83, धारा 83 क्या कहती है, नगर पालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति। यानी कि नगर पालिका क्या कर सकती है, जैसे मान लो नगर पालिका है ये, है ना, अब ये नगर पालिका अपने किसी भी जगह पर कोई भी खर्चा कर सकती है, अपने आप अपने नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कर सकती है। लेकिन ये चाहे तो नगर पालिका के बाहर भी कोई एसेट खरीद करके उसका भी देख रेख, उसके भी सार संभाल कर सकती है। ये बताया गया किसके अंदर, धारा 83 के अंदर।
नगर पालिका सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति। क्या बताया गया है? नगर पालिका निधि से संबंधित है। नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर व्यय करने की शक्ति क्या क्या है? व्यय भौतिक संपत्ति के निर्माण या उनके रख रखाव से संबंधित होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप बाहर जाकर के कोई सर्विस करा रहे हो, आप आपका फिजिकल एसेट्स होना चाहिए आपका, उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, काम करोगे। ठीक है, किससे होना चाहिए? फिजिकल एसेट्स होना चाहिए आपका कोई भी हो, या उससे रख रखाव से संबंधित कोई काम हो रहा हो। यहाँ तक चीज समझिए। संपत्ति का संबंध नगर पालिका के मुख्य कार्य से संबंधित होना चाहिए। मतलब संपत्ति है ना, वो ऐसे होनी चाहिए कि जो नगर पालिका का मेन काम उससे संबंधित। ऐसा नहीं कोई ऐसे टुच्चू पुच्चू सा कोई आपने जमीन प्रॉपर्टी लेके बैठे जिसका कोई लेना देना नहीं है ना। आपको क्या करना है? ऐसा काम ढूंढना है जो आपके मेन हो, तभी आप क्या कर सकते हो, कोई भी फिजिकल एसेट्स आप नगर पालिका के बाहर खरीद सकते हो। क्योंकि नगर पालिका के बाहर आप कोई सामान खरीदोगे, सो उसके झंझट होते हैं, उनको संभालना, उनके लिए काम करना, है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्या है? राज्य सरकार की पूर्वानुमति इसके लिए आवश्यक है। क्या है? राज्य की पूर्वानुमति इसके लिए आवश्यक होती है। यहां तक की चीज समझ आई? कोई दिक्कत? धारा 83 क्या कह रही है? नगर पालिकाओं की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति, यानी कि नगर पालिका निधि से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये बारे में बताया जाता है। क्या क्या है? पहला काम क्या है? नगर पालिका जो उनकी सीमा के बाहर व्यय करने की शक्ति बताई गई है। यानी कि नगर पालिका क्या कर सकती है? अपना फिजिकल एसेट्स खरीद सकती है। कहां पे खरीद सकती है? अपनी नगर पालिका के बाहर जाकर खरीद सकती है। अच्छा, इन नगर पालिका जो आप संपत्ति या जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, उनका संबंध कैसा होना चाहिए? मेन काम से संबंधित होना चाहिए। जो मेन आपके दायित्व होते हैं नगर पालिका के होते हैं, उनसे संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कोई छोटे मोटा कोई काम हो उसके लिए आपने कहा चलो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक वहां खरीद लेते हैं, एक वहां खरीद लेते हैं, ऐसे ही खरीद लेते हैं, इनका लेना देना नहीं होगा। संपत्ति का संबंध नगर पालिका के मुख्य कार्य से संबंधित होना चाहिए। और जो भी आप अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो उसको क्या करना है? आपको राज्य सरकार की पूरा अनुमति लेनी आवश्यक है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट धारा क्या कहती है? धारा 84। धारा 84 क्या बोलती है? विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगर पालिका निधि का अनन्य प्रयोग। क्या है? नगर पालिका का अनन्य प्रयोग क्या है? देखो सिंपल सी बात है। राज्य सरकार नगर पालिका संबंधी किसी विशेष कार्य के लिए निम्न आरक्षित करने का आदेश दे सकती है। क्या कर सकती है? आदेश दे सकती है। क्या क्या हो सकता है? मान लो नगर पालिका ने कह दिया, राज्य सरकार ने कहा कि हमारे को एक सिंपल काम करवाना है, और उस काम के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीजों को आरक्षित कर रहे हैं। मान लो नगर पालिका ने क्या किया, 5 करोड़ रुपए दिए अनुदान के लिए। नगर पालिका को क्या दिया गया? 5 करोड़ रुपए दिए गए अनुदान के लिए। उसके अंदर जो अनुदान दिया गया, या तो हो सकता है ऐसा बोल सकते हैं कि हमने आपको 5 करोड़ रुपए दिए हैं, ये 5 के 5 करोड़ रुपए आप क्या करोगे, इस काम के लिए यूज करोगे, है ना। ये यही बताया गया। क्या बताया गया? राज्य सरकार नगर पालिका संबंधी किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए आरक्षित कर सकती है अनुदान को, या पैसे को आरक्षित कर सकती है। पूरे पूरे अनुदान को कर सकती है कि आप क्या करोगे, जो हमने आपको 5 करोड़ रुपए अनुदान दिया है, ग्रांट दी है, उसका आप क्या करोगे, प्रयोग कहां करोगे? विकलांगों के लिए काम करोगे। किसके लिए करोगे? विकलांगों के भले के लिए काम ये करोगे। इसके साथ और क्या कर सकता है? अनुदान का कुछ भाग भी कर सकते हैं कि उन्हें बोले कि ठीक है, आप क्या करो, आपको मैंने दिया 5 करोड़ रुपए दिए, आप क्या करना, उसका 20% हिस्सा कहां लगाओगे? विकलांगों के लिए काम लगा सकते हो। या नगर पालिका निधि का एक भाग बता सकते हैं कि आपकी जो नगर पालिका निधि है, उसके अंदर कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, उसको आप क्या कर सकते हो, उसका कुछ भाग आप क्या करोगे, इनके विकलांगों के लिए काम में कर सकते हो। आप कोई विशेष प्रकार का कर भी लगा सकते हो कि उनको लगे कि यार हमें क्या करना, विशेष कार्य करवाना है इनसे, तो विशेष कार्य करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई टैक्स लगाना पड़ेगा। तो राज्य सरकार कह सकती है कि आप क्या करो, ये टैक्स लगा लेना एक अपनी तरफ से। ये टैक्स पहले हम लगाते थे, अब क्या करना, आप लगा लेना इस टैक्स को। समझाई चीजें? तो सिंपल सी बात ये है, इस धारा के अंदर ये कहा गया कि अगर राज्य सरकार को कोई विशेष काम करवाना है, तो विशेष काम को करवाने के लिए वो विशेष नियम बना सकती है। अच्छा, नियम क्या क्या बना सकती है? वो कहेगी हम जो आपको ग्रांट दे रहे हैं, उसका या तो शायद से ग्रांट का प्रयोग इसके काम के लिए करोगे, या क्या करोगे, उस ग्रांट का कुछ भाग आप इसमें काम करोगे, या आपके पास जो भी नगर पालिका निधि है उसका इतना परसेंट हिस्सा आप इसके अंदर यूज करोगे। या फिर क्या कर सकती है, विशेष प्रकार का आप क्या कर सकते हो, कोई टैक्स भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली टैक्स लगाओ मजे से, आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है? किसी एक शीर्षक से प्राप्ति कर सकते हो। किसी एक शीर्षक से प्राप्ति मतलब, ये देखो चीज बताता हूं आपको। अभी मैंने आपको बताया था शीर्षक समितियां बनाना, यानी कि आपने क्या बना दिया, एक तो बना दिया सड़क संबंधी, ठीक है, एक बना दिया आपने स्वच्छता संबंधी, एक आपने बना दिया स्कूल संबंधी। ये 3 आपने मान लो शीर्षक बना रहे, वैसे खूब सारे बनाते हैं, आपने 3 शीर्षक बना रहे। इसमें आपने रखा था कि मेरे पास कितने 50 करोड़ रुपए, इसके रखा आपने 100 करोड़ रुपए, इसके रखा आपने 30 करोड़ रुपए।
इतने इतने आपने क्या करके रुपए रखा रखे, किसी एक शीर्षक से प्राप्ति। अब आपको ये बोल दें कि आपने इतने इतने रुपए जोड़ रखे ना, देखो आपको स्कूलों की अभी इतनी ज्यादा स्कूलों के रख रखाव की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो आप एक काम करो, इसमें से 5 करोड़ रुपए निकाल लो। क्या कर लो? 5 करोड़ रुपए इसमें से निकाल लो। तो यही बोलने की कोशिश करिए कि किसी एक शीर्षक से आप क्या कर सकते हो, प्राप्ति कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, राज्य सरकार इस संबंधी नियम बना सकती है, इन ऊपर के इन सबसे संबंधित नियम बना सकती है। यहां तक ये चीज समझ आई? दोबारा से देखो, धारा धारा नंबर कौन सी देख रहे हैं अपन? 84। क्या देख रहे हैं? धारा नंबर 84। देखो धारा नंबर 84 को देखते हैं अपन, यहां से उठाते हैं इसको। धारा नंबर 84 क्या करती है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो किसी विशेष काम के लिए, किसी भी एक विशेष काम के लिए क्या कर सकती है, दिशा निर्देश जारी कर सकती है, नियम बना सकती है। नियम क्या बना सकती है कि भाई जो हम आप लोगों को ग्रांट दे रहे हैं, मान लो 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो आप इस पूरी पूरी ग्रांट का प्रयोग इस पर्टिकुलर विशेष काम के लिए करोगे। ठीक है? क्या क्या कर सकती है कि हमने जो 100 करोड़ रुपए आपको दिए हैं, उसका इतना परसेंट आप हिस्सा इस काम के लिए यूज करोगे। 2 काम हो गए। तीसरा क्या कर सकती है, ये कह सकते हैं कि आपकी नगर पालिका, हमने ग्रांट आपको दे नहीं रहे, आपकी नगर पालिका निधि में जितना भी पैसा है इस टाइम पे आज की तारीख के अंदर, उसका 10% हिस्सा, उसका 20% हिस्सा, उसका 15% हिस्सा आप क्या करोगे, हमने जो आपको विशेष काम दिया उसके लिए आप क्या करोगे, इसका प्रयोग करोगे। हमने आपको नगर पालिका अनुदान नहीं दिया है, आपकी निधि में इतना पैसा नहीं है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि आपको एक काम करना है, ये काम तो करना है, आपके पास पैसा नहीं है ना, आप एक काम करना, ये टैक्स आप लगा लेना, इस टैक्स का कलेक्शन भी क्या कर लेना, आप लोग कर लेना, और इसके जो पैसे आए उससे आप क्या करना, ये काम कर लेना। यहां तक चीज समझे? फिर क्या बोलते, किसी एक शीर्षक से प्राप्ति कर सकते हो। शीर्षक से प्राप्ति मतलब वही बात कि आपने सड़क के लिए इतने रुपए लिखे हुए हैं, इसके लिए इतने रुपए ले, इस पे इतने रुपए लिखे हुए हैं, सरकार बोल देगी यार इसमें आपको थोड़े से कम रुपए की जरूरत पड़ सकती है, इससे आप काम चल सकता है, आप एक काम करो, इस वाले बजट में से 5 करोड़ रुपए निकाल लो। और इन संबंधी इन सब चीजों के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, नियम कानून कायदे बना सकती है। यहां तक के लिए धारा 84 नंबर समझ आई? कोई दिक्कत धारा 80 नंबर 4 में? नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट है लेखाओं का प्रचालन। क्या है? लेखाओं का प्रचालन। ये सिंपल सी धारा क्या है, नगर पालिका निधि का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ही किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नगर पालिका के निधि का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों के तहत ही किया जाएगा, इसके अलावा वो अपनी तरफ से कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक की धाराएं आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। धारा 85 तक अपन क्या कर चुके हैं, इनको पढ़ चुके हैं, है ना? तो अब बाकी चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।